हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 9th क्लास का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। आज की क्लास में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे कि मैटर क्या होता है, बहुत अच्छे से हम इसे समझेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो मैटर है उसका नेचर क्या है, ठीक है। इसके बाद हमें मैटर के पार्टिकल्स की साइज के बारे में बात करनी है। फिर हम इन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, एंड द लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डिफ्यूजन। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज मैटर। तो मैटर का सिंपलेस्ट मतलब होता है एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड दैट ऑक्यूपाई अ स्पेस। मतलब कि हर वो चीज इस पूरे यूनिवर्स में जिसका कुछ ना कुछ मास होगा, मतलब कि वजन होगा, और जो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी, यानी कुछ ना कुछ जगह वो इस स्पेस की घेरेगी। जैसे कि अगर मैं अब यहां पे खड़ा हूं तो जो स्पेस मेरी बॉडी ने ऑक्यूपाई कर रखी है, इसी समय और कोई दूसरा इस स्पेस को और कोई भी दूसरी चीज इस स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर सकती। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरी बॉडी है वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। उसी तरह से ये मार्कर, उसी तरह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए जो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है। इवन हम ये भी कह सकते हैं कि जो मैटर है उसका कुछ ना कुछ साइज या कुछ ना कुछ शेप होता है। अब बहुत सी बार ऐसा होता है कि बहुत से मैटर इतने छोटे होते हैं कि वो हमें विजिबल नहीं होते, तो हमें लगता है कि अगर हम इसे देख नहीं पा रहे हैं तो ये मैटर नहीं है। ऐसा नहीं है, चाहे हम उसे नेकेड आई से देखें या चाहे हम किसी डिवाइस की मदद से देख पाए, अगर हम उसे देख पा रहे हैं किसी भी लेवल पे तो वो मैटर में आएगा। इसका एग्जाम्पल हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंसिडर कर सकते हैं। सबको पता है जो बैक्टीरिया है या वायरस है, इन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप का यूज करें तो हम इन्हें देख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये भी मैटर में कंसिडर होते हैं, ठीक है। जो चीजें हम देख ही नहीं सकते और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि पेन, मतलब कि दर्द, हम बोलते हैं पेन हो रहा है, तो पेन हम कभी देख सकते हैं ना नेकेड आई से ना किसी डिवाइस की मदद से। जस्ट ये एक तरह की फीलिंग्स है, एक तरह का सेंसेशन है। तो सेंसेशंस जो है वो मैटर नहीं है, ठीक है। तो मैटर क्या हुआ? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो ये तो हुई मैटर की प्रॉपर डेफिनेशन, ठीक है। इसके अलावा इसमें हम पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि इट कैन बी सीन either by naked eyes or with the help of any device, ठीक है। तीसरा, मैटर हैज अ साइज और शेप। हर मैटर का कुछ ना कुछ साइज या शेप किसी पर्टिकुलर टाइम पे होता है, ठीक है। तो कुछ चीजें लिस्ट एनलिस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि उनमें से कौन सी चीजें मैटर होगी
और कौन सी चीजें मैटर नहीं होगी, ताकि आपको एक और ज्यादा क्लैरिटी इसके बारे में हो सके। जनरल चीजें हम लिखेंगे, 1 बाय 1 देखते हैं। चेयर, तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता है, क्या हम उसे नेकेड आई से देख सकते हैं, तो चेयर सबको दिखती है, इसलिए डेफिनेटली ये क्या हुआ, मैटर हुआ। ठीक, पेन, गिरा पेन जो नॉर्मल पेन है वो भी हमें दिखता है, इसलिए भी मैटर हुआ। टेस्ट, टेस्ट हमें दिखता है, टेस्ट एक ऐसी चीज है जो हम सिर्फ सेंस करते हैं, महसूस करते हैं, हाँ भाई इसका टेस्ट ये है, तो इसलिए हम टेस्ट को देख नहीं सकते किसी भी चीज से, इसलिए ये क्या है, नॉन मैटर। पेन, पेन भी हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसलिए ये भी हुआ नॉन मैटर। स्मेल, स्मेल भी सिर्फ एक तरह की सेंसेशन है, इसलिए भी क्या हुआ, नॉन मैटर। स्मेल ऑफ परफ्यूम, अब देखिए इन दोनों में क्या फर्क है कि यहां पर हम सिर्फ स्मेल की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर बात आ गई स्मेल ऑफ परफ्यूम। अब परफ्यूम एक ऐसी चीज है जो हम देखते हैं, इसलिए जब स्मेल के साथ सेंसेशन के साथ किसी मैटर का कॉम्बिनेशन हो जाता है तब हम उसे मैटर कहेंगे, क्योंकि यहां पर हम किसी मैटर को इंडिकेट कर रहे हैं। अगर सिर्फ स्मेल है या सिर्फ पेन है या फिर सिर्फ टेस्ट है तो हम उसे मैटर नहीं कहेंगे। टेबल, सब देख पाते हैं, ये हुआ मैटर। बैक्टीरिया, अभी मैंने बताया था कि भले ही हम उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप यानी किसी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस की मदद से देख सकते हैं। किसी भी लेवल पे किसी भी तरह से अगर हम उसको देख सकते हैं तो वो मैटर होगा, तो ये भी हुआ मैटर। और एयर, अब आप कहोगे कि सर हम एयर को नहीं देख पाते हैं, तो यहां पे एक और पॉइंट आता है कि हम जो मैटर होता है उसका एग्जिस्टेंस दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे जब हमको पता है कि जब हवा चलती है, जब एयर जहां प्रेजेंट होती है तो उसकी वजह से बहुत सारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो चीजें हैं वो हिलती हैं, उनमें मूवमेंट होती है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि एयर एक ऐसी चीज है जो उससे टकराकर उसमें मोशन क्रिएट कर रही है। इसीलिए भले ही एयर हमें दिखाई ना दे, लेकिन वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ एग्जिस्टेंस है, वो इफेक्ट दिखाती है चीजों पे, इसीलिए उसे भी हम मैटर कहेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेचर ऑफ मैटर। तो नेचर ऑफ मैटर का मतलब क्या है, इसमें हम क्या देखना चाहते हैं। देखिए बहुत समय पहले ये माना जाता था कि जो मैटर है वो एक कंटिन्यूअस चीज है जिसमें कुछ भी स्पेसेस बीच में नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर ले लिया तो माना जाता था कि वो पूरा कॉन्टिन्यूअस है, यानी हर मैटर कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, लेकिन फिर बाद में ऐसे कुछ लोगों का ग्रुप बना जो किसी एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट की मदद से ये कहने लगे कि जो मैटर है वो कॉन्टिन्यूअस एक ही चीज नहीं है, बल्कि वो बहुत छोटे 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 टाइनी पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन है। जैसे इसको हम कैसे समझ सकते हैं, अगर हम बहुत दूर से किसी बिल्डिंग को देखते हैं, घर या बिल्डिंग को, तो हमें वो बिल्डिंग एक ही दिखती है, पूरी पूरी कॉन्टिन्यूअस दिखती है। ठीक है, लेकिन सबको पता है कि वो बिल्डिंग एक्चुअली बहुत सारी ईंटों को जोड़कर बनी है। दैट बिल्डिंग हैज बीन मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ब्रिक्स बाय जॉइनिंग लार्ज नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो अगर हम उस लेवल पे देखें कि बहुत सारी ईंटों को जोड़कर वो बना है, तो हर ईंट के बीच में कुछ तो डिफरेंसेस हैं, क्योंकि सारी ईंट सेम नहीं है, उनको सिर्फ जोड़ा गया है। ठीक है, सीमेंट की मदद से या किसी बाइंडर की मदद से। उसी तरह से उन लोगों का मानना था कि जो मैटर है वो दूर से दिखता तो हमें कंटिन्यूअस है, लेकिन अगर हम फाइन लेवल पे जाके देखें तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स के ज्वाइनिंग से बना है। यानी कि दो अलग अलग ग्रुप्स थे थिंकर्स के, एक सोचते थे कि जो मैटर है वो कंटिन्यूअस है और दूसरे सोचते थे कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो कुछ बाद की एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हुआ फाइनली कि जो मैटर है इट इज नॉट कंटिन्यूअस बट इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे कि जो मैटर है इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये चीज हम एक सिंपल एक्टिविटी से भी समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि ऐसा कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक बीकर में या एक ग्लास में वाटर ले लिया
उसे टेबल पे रख दिया। अब अगर हम ऊपर से सॉल्ट उसमें मिला देते हैं तो वो सॉल्ट क्या वाटर के ऊपर ही रह जाएंगे या फिर सॉल्ट के पार्टिकल्स नीचे तक जाएंगे? तो सॉल्ट नीचे तक जाएगा। तो वो क्यों जा रहा है? क्योंकि अगर वाटर कंटिन्यूअस होता, उसमें कोई बीच में गैप नहीं होती, तो जो सॉल्ट है वो तो ऊपर ही रुक जाना चाहिए था। जगह ही नहीं है नीचे जाने के लिए, तो वो ऊपर ही रह जाएगा क्योंकि वाटर ऑलरेडी है। लेकिन सबको पता है कि वो वाटर के थ्रू नीचे चला जाता है। तो इससे सिंपल इससे प्रूव होता है कि जो वाटर है वो कंटिन्यूअस नहीं है, उसमें पार्टिकल्स है और पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेसेस हैं। उन स्पेसेस से होकर ही सॉल्ट के पार्टिकल्स नीचे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही क्लियर चीज है कि अगर कोई भी चीज कंटिन्यूअस हो तो उसमें कभी भी स्पेस नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक ही चीज है। स्पेस तभी हो सकती है जब वो इंडिविजुअल डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बनी है, तभी पार्टिकल पार्टिकल के बीच में स्पेस हो सकता है। तो इस एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज है जिससे प्रूव हो जाता है कि जो मैटर है इट इज नॉट कंटिन्यूअस बट इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हमने ये देख लिया कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना है। अब हमें इन पार्टिकल्स के बारे में बात करनी है। तो पहले हम ये देख रहे हैं कि पार्टिकल्स की साइज कैसी होती है। तो इस पॉइंट के बारे में अगर सिंपल से हम स्ट्रेट वे कहें तो जो मैटर है वो मैटर भले ही छोटा या बड़ा या बहुत बड़ा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर ना ही बहुत ज्यादा बड़ा है ना ही बहुत ज्यादा छोटा है। उसी तरह से एक पूरी बिल्डिंग या फिर हम इवन कंसीडर कर सकते हैं पूरा प्लेनेट, ठीक है, या फिर कंसीडर कर सकते हैं पूरा स्टार। तो ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। वैसे ही बैक्टीरिया जैसे मैंने कहा था वो बहुत छोटी चीज भी है। लेकिन चाहे मैटर की साइज कुछ भी हो, हर मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जिन पार्टिकल से मिलकर वो बन रहा है, उसमें का हर एक सिंगल पार्टिकल बहुत ही और बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, मैटर की साइज कुछ भी हो लेकिन जिन पार्टिकल से वो मैटर बना है उसमें का हर पार्टिकल, अगर हम एक पार्टिकल की बात करें तो वो बहुत ही एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। इवन वो बहुत छोटा होता है वायरस से भी, बैक्टीरिया से भी। ठीक है, तो ठीक है, हमने सेंटेंस तो लिख दिया, लेकिन इसको हम एक्चुअली कैसे समझेंगे कि कितना छोटा? तो मैं एक आपको वैल्यू बता रहा हूं जो एवरेज वैल्यू है 10⁻⁹ मीटर। अब आप इसको कहोगे कि मीटर कितना, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इसको हम इमेजिन करते हैं। 10⁻⁹ को हम कैसे लिख सकते हैं? ये आपने मैथ्स में पढ़ा है, जब पावर माइनस में हो तो हम 1 रेसिप्रोकल करके उसको प्लस में कर देते हैं। ठीक है, अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? 10⁻9 का मतलब है कि वहां पे 9 जीरो है, तो हम ये लिख सकते हैं अब इसका मतलब क्या है? अगर आप इस वैल्यू को रीड करेंगे तो ये देखिए 100 करोड़ हो गया है, 100 करोड़। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 1 मीटर को, ये ऊपर की वैल्यू है 1 मीटर को, जो हम 1 मीटर डिस्टेंस देखते हैं, उस 1 मीटर डिस्टेंस को, अब इसको आपको इमेजिन करना है, 1 मीटर डिस्टेंस को अगर हम 100 करोड़ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इफ 1 मीटर डिस्टेंस और लेंथ इज डिवाइडेड इनटू 100 करोड़ इक्वल पार्ट्स, इमेजिन कीजिए, तो उसमें का हर पार्ट जब हम निकालेंगे तो वो इसके इक्वल होगा। तो अभी भी अगर जिसको नहीं समझ में आता है कि ये कितना वाकई में बहुत छोटा है, तो वो इसे एक एक्सरसाइज के तौर पे भी ले सकता है। अगर आप करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि 1 मीटर की लाइन बना लीजिए, ये लगभग अराउंड 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर की लाइन बनाकर यहां से यहां तक शुरू हो जाइए और इस डिस्टेंस पे आप 100 करोड़ पॉइंट बनाइए, 100 करोड़ पॉइंट, और हर पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं आपके जानने के लिए इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट इतना डिस्टेंस भी लेता हूं, देखिए अपने आप में ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत छोटा है, अगर मैं इतने डिस्टेंस में भी चला पाता हूं तो ज्यादा से ज्यादा मैं यहाँ पर 100 या फिर 100
या ज्यादा से ज्यादा 150 के अराउंड ऐसी मार्किंग्स बना पाऊंगा। 150 भी नहीं, 100 के आसपास ही बना पाएंगे। लेकिन हमें कितना बनाना है? हमें कितना बनाना है? 100 crores। इसका मतलब है कि हमें इसको और पास करना पड़ेगा, और पास हमें इतना पास करना पड़ेगा कि हम नेकेड आई से उन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देख ही नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए वो डिस्टेंस बहुत ही छोटा होता है, नेकेड आई से नहीं दिखता। और यही कारण है कि मैटर को तो हम देख सकते हैं, लेकिन मैटर के एक पार्टिकल को हम कभी भी नेकेड आई से नहीं देख सकते। इवन जो आज की डेट में सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप्स है, उससे भी एक सिंगल पार्टिकल को देखना लगभग इम्पॉसिबल है। हम ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स को ही देख पाते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक पार्टिकल बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए एक एक्टिविटी है जो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। आप उस लिंक को फॉलो करके उस वीडियो में हमने एक्टिविटीज आपके लिए बनाई है, वो एक्टिविटीज देखकर और अच्छे से इसको कंफर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलते हैं। मैटर के पार्टिकल्स की तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मेन फीचर्स या प्रॉपर्टीज हम कह सकते हैं। पहले आपको वो अच्छे से मेमोराइज करने हैं, उसके बाद हम हर एक का मतलब देखेंगे। फर्स्ट है, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह पे फिक्स नहीं रहते, उनमें कुछ ना कुछ मोशन होता रहता है। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे? सिंपल सी बात है, मान लीजिए जैसे ये रूम है, आप अपने एक रूम में गए, रूम को आपने हर जगह से बंद कर दिया, फैन वगैरह भी बंद है। अब ऐसे में आपने किसी एक कोने में, कॉर्नर में जो इंसेंस स्टिक होती है, मतलब जिसको हम अगरबत्ती कहते हैं, उसको लाइट अप करके रख दिया और आप बिल्कुल अपोजिट वाले कॉर्नर पे जाके बैठ गए। थोड़ी देर बाद क्या होगा? आपको उसकी स्मेल आएगी या नहीं? बिल्कुल आएगी, सबको पता है। तो वो स्मेल किसकी वजह से आ रही है? वो स्मेल क्या है? एक सेंसेशन है। वो सेंसेशन कब आ रही है? क्योंकि उस इंसेंस स्टिक के जो पार्टिकल्स हैं, जब वो जल रहे हैं तो उसके पार्टिकल्स वहां से ट्रेवल करके आपकी नोज तक पहुंच रहे हैं, और उन पार्टिकल्स की नोज में पहुंचने के बाद ही आपको सेंसेशन आ रही है, स्मेल आ रही है। बिना उसके तो नहीं आएगी। तो क्या हमने कोई फोर्स यूज किया उन पार्टिकल्स को मूव करवाने के लिए? नहीं, वो अपने आप ही, अगर वहां से वो निकले हैं तो अपने आप ही वो ट्रेवल करके मूव करके आपकी नोज तक आ गए हैं। जो भी किसी भी पार्ट में, रूम के किसी भी पार्ट में अगर कोई बैठा होगा, वो सब तक पहुंचेंगे। यानी कि ये पार्टिकल्स जो है वो फ्रीली मूव करते हैं। इस एक्टिविटीज हमें क्लियरली ये समझ में आता है। जो ये मोशन है पार्टिकल्स का, ये मैटर टू मैटर वेरी कर सकता है। हो सकता है कि किसी मैटर के पार्टिकल्स बहुत ही तेजी से मूव करें, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी मैटर के पार्टिकल्स इतना कम मूव करें कि हमें ऐसा लगे कि वो मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर मैटर के जो पार्टिकल्स है वो बहुत तेजी से मूव करेंगे। मूव करते हैं, किसी के तेज, किसी के स्लोली। अब अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसके अंदर एक एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी का मतलब है एनर्जी विच इज ड्यू टू मोशन। अगर कोई भी चीज मूव कर रही है, उस समय उसके अंदर जो एनर्जी होगी उसको हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि अगर स्पीड अलग है तो काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होगी। जितनी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, या वाइस वर्सा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है? अगर हम किसी भी जगह का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो पार्टिकल्स की स्पीड है मूव करने की, वो भी बढ़ती है। ठीक है, ये जो इंसेंस स्टिक वाला हमने एक्टिविटी देखी है, इससे ये प्रूव होता है। अगर हम इंसेंस स्टिक को बर्न नहीं कर रहे थे तो उसके पार्टिकल्स इतनी आसानी से मूव नहीं करते हैं। देखिए, अगर इंसेंस स्टिक जल नहीं रही है, वो नॉर्मल है, तब आपको उसकी स्मेल लेने के लिए उसके बिल्कुल पास जाना पड़ेगा, उसको आपको नोज के पास लाके फिर स्मेल करना पड़ेगा, तब आपको स्मेल आएगी। दूर से बैठ के नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन जब आप उसको बर्न कर रहे थे उसके बाद आप दूर से भी आसानी से उसकी स्मेल ले पा रहे थे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जब कम था तो पार्टिकल्स मूव आसानी से नहीं कर रहे थे। टेम्परेचर बढ़ते ही पार्टिकल्स अपने आप ही तेजी से मूव करने लगे, यानी कि उनकी स्पीड बढ़ गई। तो इससे हमें क्या पता चला? विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी also increases and particles
मूव विथ ग्रेटर स्पीड। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट इससे रिगार्डिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पे। सेकंड क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये हमने पहले भी जब हमने नेचर डिस्कस किया था उसमें बता दिया था कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो जब अरेंज होते हैं तो उनके बीच में स्पेसेस होती हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम वही वाटर वाली एक्टिविटी भी ले सकते हैं कि हमने वाटर लिया, उसको रखा और उसके ऊपर हमने सॉल्ट डाल दिया, फिर हमने कुछ नहीं किया, हमने नहीं मिलाया उसे, बस छोड़ दिया उसको डाल के, तब भी वो अपने आप ही नीचे तक पहुंच के वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, या फिर इसकी जगह हम वाटर में इंक की एक ड्रॉप भी डाल सकते हैं। जब आप इंक की एक ड्रॉप ऊपर से डाल के छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि धीरे 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 वो जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो हर जगह फैल रहे हैं। वो इसलिए फैल पा रहे हैं क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस होती हैं। ठीक है, और इसमें भी यही पॉइंट है कि जरूरी नहीं है कि हर मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं वो एक जैसी हो। किसी मैटर के पार्टिकल्स में स्पेस बहुत ज्यादा हो सकती है या किसी में बहुत कम भी हो सकती है। जैसे अब ये हम जब कहीं प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैं अब यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे आसपास एयर है, तो एयर भी मैटर है, मतलब कि वो भी पार्टिकल से बनी है। मैं बड़ी आसानी से अपने आप को यहाँ पे मूव कर सकता हूँ। क्यों मूव कर पा रहा हूँ? क्योंकि एयर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस बहुत ज्यादा है। ये स्पेसेस ज्यादा है इसलिए हम आसानी से मूव कर पा रहे हैं उन स्पेसेस में। लेकिन अगर मान लीजिए यही चीज मैं वाटर में करूँ, मान लीजिए इस रूम में पूरे में या स्विमिंग पूल है, वहां पे वाटर है, और वाटर में अगर मैं मूव करना चाहूँ तो हम इतनी आसानी से मूव नहीं कर पाते क्योंकि वहां पर जो स्पेसेस है वो थोड़ी सी कम है। ठीक है, इसीलिए अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स में जो स्पेसेस होती हैं वो भी अलग अलग हो सकती हैं। अब देखते हैं लास्ट थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। यानी कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उन दोनों के बीच में, उन पार्टिकल्स के बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स एक दूसरे के आसपास एक दूसरे से बाइंड रहते हैं। अब ये हम कैसे समझ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हमने टैप ओपन किया और उसमें से पानी गिर रहा है। अब अगर हम अपने हाथ से, अपनी उंगली से उस पानी की स्ट्रीम को जो बह रही है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहें तो हम नहीं कर पाएंगे। जैसे हम अगर उसमें से फिंगर पास करेंगे तो क्या होगा, जब तक वहां फिंगर है तब तक तो हमारी जो फिंगर है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, इसलिए हमें स्ट्रीम अलग अलग दिखेगी। लेकिन जैसे हम आपसे फिंगर फिर से हटा लेंगे वो स्ट्रीम ज्वाइन हो जाएगी, कंटिन्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो दोबारा एक दूसरे के पास अट्रैक्ट होकर इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के पास आते हैं और वो कंटिन्यूस हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें भी हमें ये देखना है कि जो अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कहीं सेम नहीं होता है। किसी मैटर के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, किसी में थोड़ा वीक होगा, किसी में बहुत ही वीक होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने एक आयरन की रॉड ली, एक हमने प्लास्टिक की स्केल ले ली या प्लास्टिक की रॉड ले ली, और एक हमने रबर बैंड ले लिया। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि हमें इसे ब्रेक करना है तीनों को। तो हमें हर केस में रबर, प्लास्टिक और आयरन, इन तीनों केसेस में इनको ब्रेक करने के लिए क्या सेम फोर्स लगाना पड़ेगा? सेम फोर्स अप्लाई करना होगा? नहीं। जो आयरन है उसको ब्रेक करने के लिए हमें सबसे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जबकि जो प्लास्टिक है वो रिलेटिवली आसानी से हम ब्रेक कर सकते हैं, और जो रबर है वो भी। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे। देखिए, ये 3 जो प्रॉपर्टीज हमने लिखी थी कैरेक्टरिस्टिक से, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से लर्न करके चलनी है। अब हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑफ देयर ओन। तो डिफ्यूजन क्या है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें अलग अलग टाइप के जो मैटर है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक ले लिया वाटर और एक ले लिया इंक, ये 2 अलग अलग तरह के मैटर है। तो 2 अलग अलग तरह के जो मैटर है उनके पार्टिकल्स इंटरमिक्स होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं अपने आप। ऑन देयर ओन का मतलब है कि अपने आप, हमें कुछ नहीं करना है। तो जो ये अपने आप इंटरमिक्सिंग होने वाला प्रोसेस है इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो इसको हम एक एक्टिविटी से समझ सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि अगर हम एक ग्लास में वाटर ले लें
और उसको अनडिस्टर्ब रख दें, फिर हम उसके ऊपर एक स्लाइटली स्लोली इंक की 1-2 ड्रॉप्स डाल के फिर छोड़ दें, हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, और अगर हम कुछ आवर्स के बाद, कुछ घंटों के बाद अगर आके देख रहे हैं तो वो जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो सरफेस पे नहीं रहेंगे, वो हर जगह लगभग उस वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है कि अपने आप वाटर के जो पार्टिकल्स हैं और इंक के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। अच्छा, अगर हम इस एक्टिविटी में इंक की जगह अगर हम हनी ले लें, मतलब कि शहद ले लें, और फिर हम उतने ही घंटे बाद आके देखें, तो क्या जो शहद है, जो हनी है, उसके पार्टिकल्स उतने ही ज्यादा मिक्स होंगे जितने ज्यादा इंक के पार्टिकल्स मिक्स हुए थे? नहीं, इंक के पार्टिकल्स उतने ही टाइम में ज्यादा जल्दी मिक्स होंगे, जबकि जो हनी के पार्टिकल्स हैं वो रिलेटिवली स्लोली मिक्स होंगे लेकिन बहुत टाइम लगेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जो डिफ्यूजन की स्पीड है अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स की, वो भी अलग अलग होती है। ठीक है, द रेट और स्पीड ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स इज डिफरेंट। अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स की जो डिफ्यूज होने की स्पीड है वो अलग अलग होगी। अब सबको पता है डिफ्यूजन का मैंने मतलब बताया है जिसमें पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं। पार्टिकल्स को इंटरमिक्स होने के लिए मूव करना पड़ेगा, मतलब कि उनमें मोशन होना चाहिए। अब जितना ज्यादा वो मूव कर पाएंगे, जितना जल्दी जल्दी वो मूव कर पाएंगे, उतनी जल्दी वो इंटरमिक्स हो पाएंगे। यानी कि अगर किसी मैटर के पार्टिकल्स की मूव होने की स्पीड ज्यादा है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा। और अभी थोड़ी देर हमने पहले देखा था कि जब भी पार्टिकल किसी स्पीड से मूव करते हैं तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जिन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब कि उनकी स्पीड भी ज्यादा होगी मूव करने की, और तो वो उतनी ही आसानी से डिफ्यूज भी हो पाएंगे। इसलिए डिफ्यूजन की स्पीड के बारे में भी हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, द पार्टिकल्स विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी डिफ्यूज फास्टर। और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन भी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी जल्दी पार्टिकल्स मिक्स होंगे। लास्ट पॉइंट है हेंस द स्पीड ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो जो आज के पॉइंट्स हैं आई होप आपको समझ में आए होंगे। आज की क्लास में जो पॉइंट्स हमने देखे वो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। तो दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।